हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलो, लॉकडाउन के बाद आज से वीडियो अपलोड होगा और जब तक लॉकडाउन रहेगी, अब ये तो पता नहीं कब तक रहेगा, वो देखिए, वो आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। तो अभी जो रिसेंटली हम लोग स्टडी करेंगे वो +2 का करेंगे। अब +2 और साथ में +1 का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा और +2 का भी साथ में करेंगे। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप लोग देखते जाइएगा। और जो हम लोग कवर करेंगे बोर्ड का, जेईई मेन एडवांस और नीट का सारा सिलेबस, सारा पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। आप सिर्फ वीडियो को, लेक्चर को सीक्वेंस से देखें और सीक्वेंस से फॉलो करें और आप घर में स्टडी करें। जब वीडियो हम लोग कर रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ने बैठ रहे हो, तो कॉपी पेन ले करके बैठे। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको लिखना है, या कुछ आपका थ्योरी है उसको सबको नोट करना है, नोट्स भी बनाना है, ताकि बोर्ड का, क्योंकि +2 और +1 में क्या होता है कि +1 से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब देंगे तो उसमें +1 का पोर्शन आता है ऑलमोस्ट 45% नियर अबाउट, और 60 या 55 के नियर अबाउट +2 रहता है। तो +2 की ये खास बात ये है कि बोर्ड भी देना है आपको, तो नोट्स भी बनाना है, वो भी करवाते जाएंगे। बोर्ड को भी कवर करेंगे, जेईई मेन एडवांस को भी कवर करेंगे, नीट को भी कवर करेंगे। और आप टेंशन ना लें बिल्कुल, ठीक है, आसानी से हम लोग करेंगे। आप 1 2 3 लेक्चर के बाद ऑटोमेटिक आप जहाँ पे भी हैं सवाल आपसे सॉल्व होगा, सीक्वेंस से आप देखें, ठीक है। चलो आओ देखते हैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में थोड़ा सा। तो बहुत ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे कि कौन सा क्या पोर्शन है। जैसे अपने को पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, है ना, तो इसको देखते जाएंगे। अब जैसे कि +1 में मोशन बेस होता है कि मोशन, आप तो चूँकि आप समझ रहे हैं कि मोशन का कितना यूज़ था आगे, है ना, यूज। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका बेस है, मैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छे से फोकस करेंगे, अच्छे से समझेंगे, सारा चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप अच्छे से समझते हैं तो आगे भी आप अच्छे से समझ पाएंगे और फोकस्ड कर पाएंगे, मतलब आसान हो जाएगा, है ना। चलो देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉस लॉ, गॉस थ्योरम, है ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और इसके बाद कैपेसिटर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या इलेक्ट्रिसिटी में या मैग्नेटिज्म में जो बहुत बड़ा रोल रहता है वो किसका रोल रहता है? चार्ज का रोल रहता है। जैसे इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी स्टडी अबाउट स्टैटिक चार्ज एंड इट्स सराउंडिंग इफेक्ट। अगर आप करंट में आएंगे, आगे हम लोग करंट पढ़ेंगे, तो उस समय क्या होता है? मूविंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जब कभी भी चार्ज मूव कर रहा है उसका जो सराउंडिंग इफेक्ट होगा, जो स्टडी करेंगे, जैसे कि मान लो ये वायर है ना, ये वायर है, अगर ये चार्ज रेस्ट में है यहाँ पे, तो इस चार्ज के सराउंडिंग में, चार्ज के नियर अबाउट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फोर्स होगा, पोटेंशियल होगा, वो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, है ना, फ्लक्स होगा। लेकिन अगर ये चार्ज मूव कर रहा है, मूव करने लगेगा, तो चार्ज मोशन में आ गया, चार्ज मूव कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये कंडक्टर है और करंट इसमें पास हो रहा है, तो इसके सराउंडिंग में, इसके नियर अबाउट फील्ड डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, है ना। तो आप कह सकते हो, यू कैन से दैट कि टोटली जो रोल है +2 का पोर्शन में एक मेजर फैक्टर है ना, चार्ज का बहुत स्टडी करेंगे। कभी स्टैटिक चार्ज को पढ़ेंगे, कभी मूविंग चार्ज को पढ़ेंगे, कभी इफेक्ट ऑफ मूविंग चार्ज को स्टडी करेंगे। तो
तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिसेंटली अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग स्टैटिक चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे मान लो कि इसमें एक्सेप्शनल होता है कि चलो आगे चर्चा उसका करेंगे, अभी देखते हैं हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन इसको कर लीजिए। इलेक्ट्रो मीन्स जनरली इलेक्ट्रो चार्ज हो गया, एस्थेटिक्स मीन्स क्या, एट रेस्ट, मतलब इसको समझ रहे हैं हम लोग। चार्ज अगर रेस्ट में है, चार्ज अगर रेस्ट में है, देन a study of the static charge and a study of the surrounding effect of the static charge is called electrostatics, है ना। इसको लिख लेते हैं। it is the part of physics in which we study about static charge and its surrounding effect। समझ रहे हो इसको? मतलब देखो यह एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें स्टैटिक चार्ज के बारे में या उसका उस चार्ज का जो इफेक्ट होगा सराउंडिंग उसको स्टडी करते हैं, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले अपने को जानना है कि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, इसको देखना है, तो सबसे पहले देखना क्या है, चार्ज क्या होता है इसको समझते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप स्टैटिक चार्ज पढ़ रहे हो, करंट में मूविंग चार्ज पढ़ रहे हो, मैग्नेटिज्म में मूविंग चार्ज का इफेक्ट पढ़ रहे हैं। अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है तो EMW में क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड चार्ज के कारण EMW होता है ना। लेकिन अगर मान लो कांस्टेंट स्पीड के साथ चार्ज मूव कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, है ना। मैग्नेटिज्म है ना, होगा, उसके कारण मैग्नेटिज्म डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं हम लोग, आगे चर्चा करेंगे उसका। चार्ज को कैपिटल Q या स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज? इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल लाइक मासेस, है ना। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसका होता है, मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, दैट इज कॉल्ड चार्ज। जैसे इसके कारण डेवलप होगा, इसके कारण हम लोग फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे। तो कहीं ना कहीं चार्ज का अगर डेफिनेशन आपको पढ़ना है या जानना है तो ये किसका प्रॉपर्टी होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है किसका, मटेरियल का, है ना। कि जैसे कोई भी चार्ज है, आगे पढ़ाएंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में, ठीक है, कि चार्ज अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास है तो उसके पास मास होना जरूरी है। लेकिन अगर किसी पार्टिकल के पास मास है तो ये जरूरी नहीं कि उसके पास चार्ज होगा। क्लियर है? चलो देखते हैं। इट इज द फंडामेंटल properties of the material like masses, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है किसका, मटेरियल का। क्लियर है? अब SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, कूलम होगा। SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा आपको पता है, कूलम
कूलम को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर CGS यूनिट की बात करें, CGS यूनिट की बात करें, CGS यूनिट की बात करें, तब क्या होगा, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, है ना। ESU क्या होता है, CGS यूनिट। क्लियर है? ये जनरली यूज नहीं होता है, लेकिन अपने को जानना है ना। 1 कूलम इज इक्वल टू क्या होता है, 3 × 10⁹ ESU। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, समझ रहे हो, है ना। इसको समझना क्या बेसिक है, वो तो बताते जा रहे हैं, इसको देखना है, नोट डाउन करना है, इसको याद रखना है कि इसका वैल्यू इतना होगा। चलो, तो हम लोग देख लिए चार्ज क्या, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल लाइक मासेस। मैं बता रहा था अभी, है ना, कि अगर कोई भी पार्टिकल, आगे चर्चा करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल में, जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ाएंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जस्ट कुछ देर बाद। चलिए देखते हैं आगे। तो चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज कितने तरह का होगा, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, है ना। पहले तो हम लोग देखे क्या, सिंपल है, बेसिक देख रहे हैं अभी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन। उसके बाद चार्ज के बारे में स्टडी करना है। चार्ज को हमने देखा, यूनिट देखा, CGS यूनिट देखा। अब टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज विल बी 2 टाइप्स, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर हम लोग डिस्कस करें तो चार्ज का जो नेचर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चार्ज के बारे में, तो या तो पॉजिटिव होगा या तो फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये कन्वेंशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चार्ज का नेचर अगर देखते हैं तो टाइप्स ऑफ चार्ज में आप देखोगे, टाइप्स ऑफ चार्ज विल बी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और क्या, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और क्या, पॉजिटिव चार्ज। मतलब चार्ज 2 तरह का होगा। जैसे डिफाइन होता है एलिमेंट के लिए, जैसे मान लो कि कोई भी एटम है, तो उसका न्यूक्लियस होगा सेंटर पे, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है। अब देखिए आगे पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन क्या हो गया, चार्जलेस, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कि सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और ऑर्बिट में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो एटम के लिए अगर आप देखना चाह रहे हैं, क्योंकि मटेरियल है, ये मटेरियल का पार्ट है ना, तो चार्ज किसका प्रॉपर्टी है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो उसमें क्या पाया जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन होगा या तो प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगेटिव चार्ज बोलेंगे, प्रोटॉन को हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, ठीक है। और यह कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब क्या हुआ कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इलेक्ट्रॉन का भी और प्रोटॉन का भी। बस अंतर क्या हुआ, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज विल बी नेगेटिव, इन केस ऑफ प्रोटॉन चार्ज विल बी पॉजिटिव। मतलब नेचर क्या है, अपोजिट है। अगर मान ले कि स्टार्टिंग में कोई इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव मान लेता और प्रोटॉन को नेगेटिव मान लेता, तो आज हम लोग उसका उल्टा पढ़ते। जैसे कि 2 भाई हो तुम, एक का नाम मान लो राम है, एक का मोहन है। अगर बचपन में उसका नाम चेंज हो जाता तो हम लोग चेंज पुकारते उसको, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशन, मतलब जो माना गया, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज देखते हैं हम लोग, यह एग्जिस्ट करता है किसके कारण, पॉजिटिव चार्ज इट एग्जिस्ट ड्यू टू प्रोटॉन, यह एग्जिस्ट करेगा प्रोटॉन के कारण। नेगेटिव चार्ज किसके कारण एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है।
इट एग्जिस्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो इसको? अब देखो, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के कारण एग्जिस्ट होना है, पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन के कारण होना है। प्रोटॉन मींस पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस प्रोटॉन, नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव। क्लियर है? ये कन्वेंशन था, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगेटिव मानते हैं और प्रोटॉन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। दिस विल बी टाइप्स ऑफ चार्ज, है ना? यह चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा। नेचर को डिफाइन किया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं अभी हम लोग। डेफिनेशन ऑफ चार्ज देखे, टाइप्स ऑफ चार्ज देखे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव प्रोटॉन के कारण, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के कारण। अब देख रहे हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज कहने का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टीज मतलब क्या? मेरा अपना प्रॉपर्टी है, तेरा अपना प्रॉपर्टी है, और लोग हैं उसका प्रॉपर्टी है ना? सभी का अपना एक प्रॉपर्टीज होता है, लक्षण होता है, उसका एक अपना प्रॉपर्टी। तो चार्ज का भी एक अपना प्रॉपर्टी होगा। तो उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसको देखते हैं हम लोग। जैसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, चार्ज का प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो पहला फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज का प्रॉपर्टी कैसा है? स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। यह वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मतलब इसका सिंपल अलजेब्रिक सम होगा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी, है ना? स्केलर क्वांटिटी मतलब हुआ कि अगर 10 कूलम प्लस 20 कूलम कितना हो गया? 30 कूलम। जो सिंपल ऐड करते हैं, सिंपल एडिशन होता है, दैट इज कॉल्ड उस अलजेब्रिक सम। मतलब इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज को कभी ऐड करना है, ठीक है, तो सिंपल अलजेब्रिक सम करेंगे। क्योंकि वेक्टर और स्केलर में ऑलरेडी आपको डिफरेंसेस पता है। वेक्टर का एडिशन दूसरे तरीके से होगा और स्केलर का दूसरे तरीके से होगा। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना? दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे इसका, सेकेंड, चार्ज कंजर्व होता है। ये तो चलो पता है सभी को, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और इस सिंपल अलजेब्रिक सम होगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? चलो देखो सेकेंड में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम लोग समझेंगे। ये जनरली क्या होता है समझ नहीं पाते हम लोग। 2-3 डेफिनेशन अपने को बचपन से पता होता है। कंजर्वेशन लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, है ना? लेकिन इसको समझना है। करंट का पूछूं मैं तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, इस तरह का। पावर, कैपेसिटी टू डू वर्क, सिमिलरली। तो इसको समझेंगे हम लोग, है ना, कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। देखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब हो गया कि ये कंजर्व तो रहेगा, कांस्टेंट तो होगा, फिक्स्ड तो ये होगा, लेकिन कब और कहां? तो फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या है? कंजर्व है। जैसे मान लो कि ये यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स में चार्ज क्या है? कंजर्व है। अब ऐसा तो नहीं कि बहुत सारा, मान लो कि मैं पूछ दूं कि इतना बिल्डिंग हो रहा है, इतना पेड़ हो रहा है, तो क्या अर्थ का वेट बढ़ रहा है घट रहा है? तो भाई कांस्टेंट रहेगा ना, कंजर्व है मास। अगर मैं मून पे जाऊं फिर वापस आ जाऊं, हमारे जैसे बहुत लोग जाएंगे, तो क्या हो गया? चार्ज खत्म हो जाएगा? नहीं, यूनिवर्स में आया ना
तो चार्ज क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। चार्ज ट्रांसफर होगा लेकिन डिस्ट्रॉय कभी नहीं होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इट इज एप्लीकेबल फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम, यह एप्लीकेबल होगा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। समझ में आ रहा है? मतलब आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसको और भी समझेंगे हम लोग, ठीक है, अच्छे से। अब आइसोलेटेड सिस्टम है, मान ले कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट है आइसोलेटेड सिस्टम में, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। अब मान ले कि ये यहां से यहां आ गया ऑब्जेक्ट, इसको मान ले सी, इसको मान ले डी, ठीक है, अरे मान सकते हैं ना। आइसोलेटेड सिस्टम में ये इसको नहीं मान रहा, इसको मान रहे हैं, इसको भी तुम भूल जाओ। ये जो ए और बी है, मतलब चार्ज ऑफ एक ऑब्जेक्ट का चार्ज को क्यू ए मान लिए, बी का चार्ज को क्यू बी मान लिए, है ना। तो अब देखो इसको भूल जाना है, इसको आप भूल जाओ। अब देखो ए और बी, ए का चार्ज क्यू ए, बी का चार्ज क्यू बी, मान लेते ये चार्ज क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम में पाया गया था अपने को, और जितना चार्ज पहले पाया गया था आज भी उतना ही चार्ज होगा यूनिवर्स में। अगर उतना हुआ तब तो कंजर्व है, मतलब 10 साल पहले जितना था आज भी उतना है, मतलब इनिशियल जो था वो फाइनल है। अगर इनिशियल और फाइनल बराबर है देन इट इज कंजर्व, तभी कंजर्व है। तो अब देखो कंजर्व तो है, मान लेते हैं कि इनिशियली आइसोलेटेड सिस्टम में QA और QB था, तो इनिशियली चार्ज अपने को क्या मिला, ध्यान से देखना, इनिशियली क्या मिला, QA प्लस क्या QB मिला। ये कौन सा चार्ज है, आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज इनिशियली था। अब मान ले कि जितना इनिशियली था फाइनली तो उतना ही होगा, तो चार्ज कंजर्व है। लेकिन मैं बता रहा था अभी कि चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, चार्ज ट्रांसफर करेगा, है ना। तो चार्ज ट्रांसफर किया, मान ले ए बी से वो कहां आ गया, सी डी में आ गया। अगर चार्ज को ट्रांसफर करा दे कहां, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये चार्ज ए और बी, तो यहां पे क्या होगा, अगर इस पोजीशन पे आ गया तो इस चार्ज को मान ले QC, इसको मान ले QD, मान लिए, अरे मान लिए QC प्लस QD, ये किसके बराबर होगा, ये चार्ज जो इनिशियली आइसोलेटेड सिस्टम में था वो चार्ज न ट्रांसफर हुआ। तो मैं क्या बोला, चार्ज अगर ये ट्रांसफर हो गया इनिशियली आइसोलेटेड सिस्टम में है और ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, मतलब इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो QA प्लस QB इज इक्वल टू QC प्लस QD, मतलब दिस इज द इनिशियल चार्ज, this is the final charge and what will be same for the isolated system, for the isolated system। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, इसको छाप लीजिए आप, है ना। चलो तो लिख लो, in the isolated system charge will be कंजर्व, है ना। आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। जैसे मैं बताया था कि मान ले A प्लस B, ये दो पोजीशन है और ये क्या आइसोलेटेड सिस्टम के लिए है। अगर इसको ट्रांसफर कर दें C और D पे, है ना, आइसोलेटेड सिस्टम में ये इनिशियल चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे। तो आप क्या लिखोगे, जितना चार्ज इनिशियली था QA प्लस QB इज इक्वल टू, बाद में किस पोजीशन पे आया, CD पे आ गया,
ए बी पे जो चार्ज था वो कहाँ आ गया, सी डी पे आ गया। अगर चार्ज ए बी से मूव किया सी डी पे तो इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज होगा फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम, बता रखे हैं। तो क्यू सी प्लस क्यू डी होगा। क्लियर है? तो हम लोग अभी पढ़े कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके पहले था कि चार्ज का सिंपल एक प्रॉपर्टी पढ़ा कि चार्ज कंजर्व होता है। अब ये बताओ तुम सिंपली कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं हूं या कोई भी है, तो एक प्रॉपर्टी तो नहीं होगा, 2-4 प्रॉपर्टी हो सकता है। तो चार्ज का और कुछ प्रॉपर्टी है तो होता है। चार्ज क्वांटाइज्ड भी होता है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में रहेगा। ठीक है? जैसे टीचर है यार, जनरली तुम्हारा अगर रिलेटिव होते तो तुम्हारे घर जाते तो तुमसे कुछ सवाल पूछते, तो ये क्या हो गया, टीचर की प्रॉपर्टी होगी। अगर मैं टीचर होता ही नहीं तो पूछता नहीं, तो टीचर का प्रॉपर्टी हो गया। सिमिलरली चार्ज का हम लोग देख रहे थे, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो देख चुके हैं। अब सेकेंड देखिए, थर्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म होता है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर चार्ज है तो चार्ज किस फॉर्म में होगा, क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा। क्वांटाइज्ड कहने का मतलब क्या हो गया, मैं समझा रहा हूं, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। मतलब अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज है, जैसे मान लो Q है, तो Q एनी के फॉर्म में होगा, वेयर इज व्हाट, इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज मतलब E का वैल्यू इक्वल होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो लिखते हैं हम लोग, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो ध्यान से, Q इज इक्वल टू एनी, Q इज इक्वल टू एनी। अब चलो इसको समझते हैं, देखो ध्यान से। Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज ऑफ द बॉडी, चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट। N विल बी व्हाट, इंटीजर। N क्या होगा यहां पर, इंटीजर होगा। E को इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे, या तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा ये, या तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, है ना। अब चलो देखो ध्यान से, मान लो कि हमारा बॉडी पे कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मतलब N इंटीजर हो गया तो 20 इलेक्ट्रॉन या फिर क्या 30 इलेक्ट्रॉन, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब देखो इस फॉर्म में रहेगा, जैसे अगर मान लो कि क्वेश्चन आगे करना है अपने को, अगर पूछा जाए, छोटा छोटा सवाल आएगा कुछ इस पे, कि किसी बॉडी पे कुछ चार्ज गिवन रहेगा, तो आपसे पूछा जाएगा इज इट पॉसिबल और नॉट, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। चलो देखो, N इज इक्वल टू Q बाय E। चलो ध्यान से देखो, Q इज इक्वल टू एनी होता है। Q इज इक्वल टू अगर एनी होगा और उस समय जो चार्ज का वैल्यू होगा वो चार्ज हमेशा किस फॉर्म में होगा, क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा, है ना। और अपने को पता है कि ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, चार्ज जैसे आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व था। दूसरा ये है कि किसी ऑब्जेक्ट में अगर चार्ज है तो वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा। क्लियर है? अब चलिए देखिए, अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिवन रहेगा चार्ज, जो पॉसिबल है या नहीं है उसको कैलकुलेट करना होगा। तो अपने को मालूम है
कि Q इज इक्वल टू एन ई, तो N इज इक्वल टू E को डिवाइड कर देंगे तो Q बाई E, Q क्या हो गया चार्ज ऑफ द बॉडी, E क्या इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा या तो फिर प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं क्या है। वेयर Q क्या होगा चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, E क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। n क्या होगा इंटीजर होगा, इंटीजर मतलब आप समझ रहे हो प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 3 सो है ना। चलो ध्यान से देखो, हम लोग क्या पढ़े क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज इट इज आल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी में अगर चार्ज है तो वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि Q इज इक्वल टू Na, आप देख रहे हो तो Q बॉडी ऑफ चार्ज है और वो Na के फॉर्म में होता है। दिस चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड चार्ज और ये चार्ज की प्रॉपर्टी होता है ना। अब देखो अपने को अगर आगे एक्सप्लेन करना है, बताना है कि किसी बॉडी पे इतना चार्ज दिया हुआ है, पॉसिबल है या नहीं है, तो हम लोग n कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली। n इज इक्वल टू Q बाई E। E अपने को मालूम है इलेक्ट्रिक चार्ज, या तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा या तो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा। Q गिवन डाटा रहेगा, इसको डिवाइड कर देंगे। इंटीजर अगर आ गया n का वैल्यू देख रहे हो ना, इंटीजर अगर आ गया देन चार्ज इज पॉसिबल, अगर इंटीजर नहीं आया देन चार्ज इज नॉट पॉसिबल। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग चार्ज 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम देन इट इज पॉसिबल और नॉट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उस पे चार्ज कितना दिया हुआ है 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब आपको बताना है कि पॉसिबल होगा या पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए अपने को पता है कि चार्ज की प्रॉपर्टी कैसी होती है, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा। तो सॉल्यूशन देखेंगे, आप लिख सकते हो, समझना थोड़ा ध्यान से। Q इज इक्वल टू, सिंस अपने को पता है Q इज इक्वल टू एन ही होगा ना। तो देखो Q दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। E इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज के वैल्यू के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि ये E जो है या तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के वैल्यू के बराबर होगा या तो प्रोटॉन के चार्ज के वैल्यू के बराबर होगा। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन हो गया है ना, और ये सिंपल मान लो कि N1 है, ये इलेक्ट्रॉन हुआ तो चार्ज निगेटिव, अगर ये प्रोटॉन हो गया तो चार्ज पॉजिटिव। और मैं पढ़ा रखा हूं आपको कि चार्ज में भी पॉजिटिव और निगेटिव, है ना। चलो देखो ध्यान से, तो E कितना माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है ना, ठीक है। अब देखो N इज इक्वल टू Q बाई E हो गया। Q का वैल्यू कितना 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम अपॉन E का वैल्यू माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, कैंसल हो गया। हाँ, अब देखो वैल्यू क्या मिला है इनका, N इज इक्वल टू 16 अपॉन माइनस 1.6, इस पॉइंट को हटाते हो ऊपर जीरो होगा 10 टाइम्स में, है ना। तो N इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 10 होगा। अब बताओ कि N इज इक्वल टू माइनस 10 आ रहा है, ये इंटीजर है या नहीं है, है या नहीं है, है। तो N इज इक्वल टू क्या माइनस 10 और ये इंटीजर के बराबर है ना। अगर N इंटीजर होगा तब बताओ चार्ज पॉसिबल होगा या नहीं होगा। क्लास में रहते तो बताते यस। चलो तो पॉसिबल है,
पॉसिबल। ठीक है, चलो देखो यार दूसरा सवाल। इफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग चार्ज 4 into 10 to the power minus 19 कूलम, देन इट इज पॉसिबल और नॉट। तब ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा ये बताना है आपको। बताइए, सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व कर दे रहे हैं। सॉल्यूशन देखिए, आपको पता है मैं बताया हूं कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्वांटाइज्ड होती है, मतलब क्वांटाइजेशन फॉर्म में होगा, मतलब Q इज इक्वल टू NE होगा, ये आप जानते हो। नाउ Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ बालक, 4 into 10 to the power minus 19 कूलम। चलो E का वैल्यू पॉजिटिव ले लिया, मतलब प्रोटॉन के बराबर कितना, प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अरे मान सकते ना, बताए तो थे कि E का वैल्यू प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, तो आप माइनस भी रखो प्लस भी रखो, -2 भी इंटीजर है और +2 भी इंटीजर है, और n का कंडीशन क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। चलो देखो, तो Q इज इक्वल टू क्या, NE। अब देखो n इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाय E। Q का वैल्यू कितना, 4 into 10 to the power minus 19 कूलम। E का वैल्यू कितना, मतलब प्रोटॉन के इक्वल लिए है इस बार, पॉजिटिव, क्या होगा 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, कैंसल हो गया। अब देखो n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा, n इज इक्वल टू Q बाई E। Q बाई E ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो वैल्यू लिखना चाहिए था, देखो ये कैंसिल हो गया ना, तो 4 बाई कितना 1.6। अगर मैं इसको नहीं लिख करके लिखता हूं n का वैल्यू क्या, 4/1.6, तो 4/1.6 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0, मतलब n इज इक्वल टू 40/16। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब बताओ कि 40 को 16 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर होगा, हाँ या ना, बिल्कुल नहीं। तो n नॉट इक्वल टू इंटीजर, मतलब n इंटीजर के बराबर नहीं है। और मैं आपको बता रखा हूं कि n जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, देन चार्ज इज पॉसिबल। इफ n नॉट इक्वल टू इंटीजर then it is not possible, then tell me charge is possible or not। क्लास में होता बोलता नो, ठीक है। चलो देखो, तो नॉट पॉसिबल। देखो चार्ज का और प्रॉपर्टी होता है कि चार्ज ट्रांसफरेबल भी होता है, तो चूंकि ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको कि चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, लेकिन मास से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसको देखिए। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज ट्रांसफरेबल भी होता है, तो इसमें क्या सीखेंगे इसको देखते हैं। मान लो, और हाँ इस पे एम्स पे एक सवाल पूछा भी गया है ना, क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे। अगर दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है और मान लो अभी क्या है, न्यूट्रल है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, तो मास तो सेम हो गया। अगर मान ले कि इससे चार्ज इसमें ट्रांसफर हो रहा है, इससे चार्ज इसमें ट्रांसफर करना है, तो चार्ज जब ट्रांसफर करना है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता, है ना। आगे बढ़ेंगे अर्थिंग में, डेप्थ में। अभी सिर्फ आप इतना जानो कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है वन कंडक्टर टू अदर कंडक्टर। तो जैसे कि मान लो कि चार्ज को यहां से हम ट्रांसफर करें, इससे इसमें लाए, ठीक है, तो ट्रांसफर करेंगे तो यहां पे क्या होगा, यहां से चार्ज जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा मतलब इस ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, है ना।
इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का कमी होगा ना, उसी को बोलेंगे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, पॉजिटिवली चार्ज हुआ और यहां से गया, आया किस में, इसमें आया, तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे आप या पढ़ेंगे। तो इसमें इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। जहां पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां नेगेटिव चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी और यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में प्रेजेंट हुआ। ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, चूंकि पार्टिकल बहुत छोटा है, मास बहुत छोटा है ना। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो देखो अगर इसको आप ए ऑब्जेक्ट मान लो, इसको आप बी ऑब्जेक्ट मान लो, तो इसका जो मास होगा, मास ऑफ बी, इसको मान लो मास ऑफ ए, इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा इससे मास क्या होगा, इसका ज्यादा होगा, है ना। चलिए देखिए, तो चार्ज ट्रांसफरेबल है, चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाएगा, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता था। लेकिन यहां हम लोग क्या सीखे कि जिसके पास इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है और चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, जिसके पास इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी मास थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। चलो पांचवा प्रॉपर्टी चार्ज का देखेंगे। चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब चार्ज इनवेरिएंट होता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन, है ना, आइंस्टाइन साहब के अनुसार थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो था वो मास के लिए एप्लीकेबल है, चार्ज पे नहीं करता। जैसे कि इसमें याद रखना कि पॉइंट ए, अगर स्पीड, इफ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट increases, then mass of the object also increases, है ना। अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो क्या होगा, मास चेंज होगा। अगर बढ़ रहा है स्पीड तो ऑब्जेक्ट का मास भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन चार्ज की बात करें, मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो चार्ज में कोई चेंज नहीं होता, चार्ज वो कांस्टेंट रहता है ना। तो दिस इज कॉल्ड, हम कह सकते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट, इट इज आल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज का यह एक और प्रॉपर्टी है कि चार्ज इनवेरिएंट होता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस चार्ज पे, ऑब्जेक्ट के चार्ज पे एप्लीकेबल नहीं है। समझ रहे हो इसको, हाँ या ना। ठीक है, देखो तो हम लोग लिखेंगे इसका पार्ट बी। चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना। चलो देखो छठा प्रॉपर्टी देखते हैं, 6 छठा में देखेंगे
कि देखो ये पॉइंट है, इसको प्रॉपर्टी वाइज हम लोग करके लिख लेते हैं कि देखो दुनिया में अगर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अगर ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है तब उसके पास मास होना कंपलसरी है। लेकिन जितने भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑब्जेक्ट हैविंग चार्ज। मतलब कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मान लो कि तुमको एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। मास इलेक्ट्रॉन के पास भी, मास प्रोटॉन के पास भी, मास न्यूट्रॉन के पास भी। तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, प्रोटॉन के पास चार्ज है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मतलब जिसके पास मास होगा कंपलसरी नहीं कि उसके पास चार्ज होगा, बट जिसके पास चार्ज होगा ये कंपलसरी है कि उसके पास मास होगा। अब थोड़ा सा तुम रिलेट करो, चार्ज का जो मैं डेफिनेशन बताया था, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल लाइक मासेस। मतलब चार्ज जो होता है वो एसोसिएट होता है किससे? मास से। चार्ज किससे एसोसिएट होता है? मास से, है ना। चलो देखो, तो छठा में if particle having charge, then it is also having मास। मतलब जिसके पास चार्ज होगा उसके पास मास होगा। ए, इसको ए कर लेते हैं। बी में इफ पार्टिकल हैविंग मास, then it is not necessary having charge। चलो, तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ा कि चार्ज किससे एसोसिएट होता है? मास से साथ एसोसिएट रहता है। कि अगर कोई भी पार्टिकल है तो उसके पास अगर चार्ज है तो मास होगा, इट इज कंपलसरी, इट इज नेसेसरी। इफ ऑब्जेक्ट हैविंग चार्ज देन इट इज आल्सो हैविंग मास। ठीक है, अगर चार्ज है तो उसके पास मास होगा, लेकिन अगर मास है तो ये कंपलसरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी ऑब्जेक्ट हैविंग चार्ज। मतलब जिसके पास मास होगा उसके पास चार्ज हो, ये जरूरी नहीं है ना। इसका एग्जाम्पल है न्यूट्रॉन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? इट इज defined as the ratio of mass of the ratio of मास नहीं, चार्ज होगा। रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट and mass of the
ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब चल देखो स्पेसिफिक अगर चार्ज देखना है अपने को तो क्या लिखोगे? Q बाय M। ठीक है, इसको स्पेसिफिक चार्ज बोलेंगे। जो ऑब्जेक्ट का चार्ज होगा उतना डिवाइडेड बाय जो मास हुआ उससे डिवाइड कर देंगे। अब जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को बोलेंगे स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, अब देखो इससे भी सवाल बनते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, चलो ध्यान से देखना, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, दूसरा क्या मोशन में है, तो स्पेसिफिक चार्ज अगर देखे तो Q बाय M, और इसमें देखोगे स्पेसिफिक चार्ज में तो Q बाय M। अब देखो ध्यान से समझना है, यहां पे स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम ऑब्जेक्ट है, एक बार रेस्ट में एक बार मोशन में है, याद रहे सेम ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट है, सेम चार्ज है, लेकिन एक बार रेस्ट में एक बार मोशन में है। अगर रेस्ट में है तो इस समय स्पीड क्या हुई? 0। अगर यहां पे मोशन में है तो उसकी स्पीड बढ़ेगा। और अभी मैं बताया हूं इनवेरिएंट में कि चार्ज इनवेरिएंट होता है, मतलब चार्ज जो ऊपर वाला है ये तो फिक्स रहेगा, लेकिन रेस्ट में रहेगा जितना भी मास है। अगर स्पीड बढ़ा तब ना मोशन में आएगा। इफ स्पीड इंक्रीजेस देन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज आल्सो इंक्रीजेस। तो मास क्या हुआ? थोड़ा सा बढ़ेगा। मतलब आप कह सकते हो स्पेसिफिक चार्ज जो होगा मूविंग केस में, मोशन के केस में, और स्पेसिफिक चार्ज जो होगा रेस्ट के केस में, ऊपर वाला सेम हुआ, नीचे में ये बड़ा है ये छोटा है इससे, तो क्या होगा? वैल्यू इसका कम होगा और इसका ये बड़ा है तो इसका क्या होगा? कम होगा, और इसका क्या ज्यादा है। छोटा से डिवाइड कर रहे हैं सेम वैल्यू को, और थोड़ा बड़ा से डिवाइड कर रहे हैं सेम वैल्यू को, तो आप क्या बोलेंगे? ये बड़ा होगा। मतलब स्पेसिफिक चार्ज इन केस ऑफ रेस्ट इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक चार्ज इन केस ऑफ मोशन। इसे याद रखेंगे, सिंपल है। अब देखना अपने को प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल। प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल ये आप लोग बहुत बच्चे लोग पहले पढ़े भी होंगे, पता भी होगा, लेकिन ठीक है उससे अपने को नहीं है, मैं बोल रखा हूं कि ऑरिजिन टू अपेक्स ले जाएंगे, बेसिक से अपर तक जाएंगे, बोर्ड करेंगे, जेई मेन करेंगे, नीट करेंगे, और लेक्चर को आप स्टेप बाय स्टेप देखें सीक्वेंस से। जैसे कल लोड होगा, कल अपलोड होगा, तो पिछला जो प्रीवियस है उसको देखें, उसके बाद उसको देखें। 100% गारंटी बता रहा हूं कि तुमको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा। सारा सिलेबस भी कवर होगा, क्वालिफाई भी करेंगे अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो। ठीक है, और पढ़ाना तो होगा नहीं। चलो देखो, अब देखो इलेक्ट्रॉन, अब बताओ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद रखेंगे इसको। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्लियर है? अब चलो इसमें एक टर्म देख लेते हैं, रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें थोड़ा सा देखिए ध्यान से, रिलेटिव मास की बात जब हो, रिलेटिव मास का और रिलेटिव चार्ज की बात होगी, जब भी होगी, तो अपने को देखना है कि रिलेटिव मास किसके लिए निकाल रहे हैं, रिलेटिव चार्ज किसके लिए निकाल रहे हैं, दिया हुआ रहेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करेंगे। अब बस इसमें एक कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, मैं बता दे रहा हूं कि रिलेटिव मास या तो इलेक्ट्रॉन का निकालोगे आप, या तो प्रोटॉन का निकालोगे, या तो आप न्यूट्रॉन का निकालोगे रिलेटिव मास, या रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का निकालोगे, या प्रोटॉन का निकालोगे, या न्यूट्रॉन का निकालोगे। ठीक है,
किसी का भी निकालना हो, अगर रिलेटिव मास निकाल रहे हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड करेंगे, रिलेटिव चार्ज निकाल रहे हैं तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड करेंगे, ऊपर उसका वैल्यू रखेंगे जिसका कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, देखिए रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग क्या करेंगे, Me इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का लिख लिए, डिवाइड किससे करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है। अब देखो वैल्यू कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg हो गया, हुआ ना। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻27 kg। चलो ध्यान से देखो, इस वैल्यू को छोड़ देते हैं, ये तो देख रहे हो 9.1 है 1.6। अब देखिए 31 है, -31 यहाँ पे कितना -27 है, अगर ये -27 होता तो ये कैंसल हो जाता, अरे होता ना, 31 नहीं होकर के -27 होता, कैंसल होता, जी बिल्कुल होता। तो ऊपर कितना बच गया 10⁻⁻4, जब इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 10⁻⁴। तो देखो ऊपर कितना 9.1, नीचे क्या 1.6 इंटू 10⁻⁴, है ना। तो ये अप्रोक्स क्या हो जाता है, 0। क्यों, बेसिक में ही पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में भी कि 1/100 होता है, उससे ज़्यादा होता है वैल्यू तो टेंड्स टू 0 होने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 27, यहाँ पे 31 है, तो ऊपर रिमेनिंग वैल्यू क्या 10⁻⁻4, नीचे लाओगे 10⁻⁴, मतलब 1 0 0 0, तो उसको डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। चलो देखो, चलो बालक देखते हैं रिलेटिव चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो किसका रिलेटिव चार्ज निकालना है, इलेक्ट्रॉन का, तो क्या लिखोगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन क्या बताए हैं, बोलो, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन। और आप जानते हो मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का होता है, बस डिफरेंसेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रोटॉन पॉजिटिव, तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू -1, तो -1 रिलेटिव चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का, रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या 0। क्लियर है। चलो देखो ध्यान से, अब हम लोग इस प्रोटॉन को करते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। चलिए देखिए, प्रोटॉन, प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट करेंगे, मास, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा 1.6, जनरली हम लोग लेके चलते हैं 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg होगा, ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, लेकिन 1.6 आप बोल सकते हो, बोलना 1.6 है, ठीक है। अब चलिए देखिए, चार्ज, चार्ज ऑफ क्या प्रोटॉन, ये तो पता होगा, पहले भी बताया हूं, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। अब चलो देखेंगे आगे, रिलेटिव, रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन, रिलेटिव मास देखना है किसका, प्रोटॉन का, किसका देखना है, प्रोटॉन का। और डिवाइड मैं बता रहा था कि डिवाइड किससे करूंगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन से, मास ऑफ प्रोटॉन से, लेकिन ऊपर किसका वैल्यू लेना है, जिसका कैलकुलेट करना है। तो यहां पे देखो ऊपर क्या है, प्रोटॉन है, तो क्या हो जाएगा QP, मास है ना, तो MP, MP अपॉन MP, मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ प्रोटॉन से ही डिवाइड किया है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो रिलेटिव चार्ज, चार्ज ऑफ क्या प्रोटॉन, क्या हो जाएगा, ऊपर प्रोटॉन है ना, तो प्रोटॉन होगा,
चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन क्या, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दैट इज इक्वल टू 1। इसमें भी डाउट है क्या, नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन देख लिया, प्रोटॉन देख लिया, अब न्यूट्रॉन देखूंगा। तो न्यूट्रॉन 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 चलो बताओ, कोई बता दो, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, क्या होगा, न्यूट्रल पार्टिकल जीरो है ना, 0 कूलम होगा न्यूट्रल पार्टिकल के लिए, याद रखना बालक, छात्र एवं छात्राओं। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, 0 कूलम होगा। चलिए देखिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 1.6740 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1.6 से ही आपका काम चल जाएगा। चलिए देखिए, रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर रिलेटिव मास न्यूट्रॉन का देखेंगे तो क्या होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन mp। अब देख, दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है, लिखवा चुका हूं, तो 1 होगा। अब रिलेटिव चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन अगर होगा तो किसके लिए निकाल रहे हैं, न्यूट्रॉन के लिए, तो क्या होगा, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जानते हैं आप 0 है, तो 0 अपॉन समथिंग 0, मतलब रिलेटिव चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0, रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन 1। तो जो बेसिक था हम लोग ऑलमोस्ट देख लिए, थोड़ा प्रॉपर्टी। और आगे का जो क्लास होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट करेंगे, कूलम्स लॉ देखेंगे, ठीक है, इधर फिर चार्जिंग प्रोसेस। थैंक यू।